निधि की शादीशुदा जिंदगी में वह सब कुछ था जो एक लड़की सपने में देखती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते निधि ने अपने ही पति का मर्डर करवा दिया। हेलो दोस्तों, मैं कनिका अग्रवाल आज फिर हाजिर हूँ डार्क स्टोरी चैनल में एक नई स्टोरी लेकर। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाए। अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दे, मुझे खुशी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, हरियाणा के पानीपत शहर में रहने वाले भराड़ा परिवार को अंदाजा नहीं था कि सुबह का सूरज उनकी जिंदगी में अमावस की काली रात से भी ज्यादा अंधेरा लेकर आएगा। दोपहर 12 बजे सीसीटीवी कैमरे में नजर आने वाला यह शख्स विनोद भराड़ा के घर की तरफ जा रहा है। उस वक्त घर पर विनोद भराड़ा अपने कमरे में लेटे आराम कर रहे थे, क्योंकि कुछ महीने पहले हुए एक एक्सीडेंट के चलते उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया था। वहीं उनकी पत्नी निधि किचन में खाना बना रही थी। मेन डोर खुला होने की वजह से ये आदमी आराम से घर में दाखिल हो गया और दबे पांव अंदर आ गया। किसी को भी अनजान शख्स के घर के अंदर होने की खबर नहीं लगी। मौका पाकर वह उस कमरे में घुस गया जहां विनोद भराड़ा लेटे हुए थे और उन पर हमला कर दिया। शोर सुनकर किचन में खाना बना रही उनकी पत्नी निधि भागकर कमरे की तरफ आई। अपने पति पर हमला होते देख उन्होंने दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहने पर फौरन घर से बाहर भागकर मदद के लिए शोर मचाने लगी। शोर सुनकर पड़ोसी और परिवार वाले बिना देरी किए घर के अंदर आए। दरवाजा अंदर से इस तरह बंद था कि लोगों की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं खुल पाया। वे चाहकर भी विनोद की मदद नहीं कर सके। उस कमरे के बगल में एक खिड़की थी जो उस वक्त संयोग से खुली हुई थी। मदद के लिए आए लोग खिड़की से झांक कर देखते हैं कि वह आदमी पहले विनोद को बेड से नीचे गिराता है और फिर गन निकालकर एक गोली उनकी कमर में और दूसरी सिर में मार देता है। इसके बाद उसने तीसरी गोली चलाने का प्रयास किया और फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही वह बंदूक दिखाकर भीड़ को डराने की कोशिश करता है, लेकिन मोहल्ले वालों ने न केवल साहस दिखाया बल्कि उसे पकड़कर खंभे से बांध दिया और पीटा। आमतौर पर ऐसे अपराधी मार डाले जाने के डर से जान की भीख मांगते हैं, लेकिन उसने कहा, अब मुझे मार डालो, मेरा काम तो हो गया। जहां एक तरफ लोगों ने इस अपराधी को पुलिस के हवाले कर दिया, वहीं कुछ लोग विनोद को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गए। लेकिन दुर्भाग्यवश सिर में गोली लगने की वजह से विनोद भराड़ा जिंदगी की जंग हार गए। जैसे ही निधि को विनोद की मौत की खबर मिली, वह सदमे से बेहोश हो गई। एक हंसता खेलता परिवार पल भर में बिखर गया। सवाल यह था कि आखिर इस मर्डर के पीछे कातिल का असली मकसद क्या था। इस घटना को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। 5 अक्टूबर 2021, स्थान सुखदेव नगर, पानीपत। शाम का वक्त था और रोज की तरह विनोद अपने कंप्यूटर सेंटर के बाहर कुर्सी डाले बैठे हुए थे। तभी अचानक एक तेज रफ्तार पिकअप ट्रक ने विनोद को सीधे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट इतना भीषण था कि विनोद के बचने की उम्मीद काफी कम थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा ऐसा था कि विनोद बाल बाल बच गए। हालांकि उनके दोनों पैरों में फ्रैक्चर हो गया। विनोद के चाचा की शिकायत पर एक्सीडेंट करने वाले ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। इस ट्रक ड्राइवर का नाम देव सुनार उर्फ दीपक था। कोर्ट में उसने बताया कि ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली गई थी। ये एक हिट एंड रन केस था, इसलिए कुछ ही दिनों बाद वह जमानत पर रिहा हो गया। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि विनोद को गोली मारने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि भटिंडा का रहने वाला वही ट्रक ड्राइवर देव सुनार था, जिसने 2 महीने पहले उनका एक्सीडेंट किया था। बेल पर बाहर आने के बाद से ही देव सुनार विनोद पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने गुस्से में आकर विनोद को गोली मार दी। ये मामला पुलिस के लिए एक सीधा और सरल ओपन एंड शट केस लग रहा था। पुलिस ने धारा 302 के तहत देव सुनार को विनोद भराड़ा के मर्डर के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन कहते हैं, जरूरी नहीं कि जो दिख रहा हो वही पूरा सच हो। एक कहावत है, आधा सच खुद में एक पूरा झूठ होता है।
और ये बात इस केस पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो आखिर पूरा सच क्या था? क्या ये कोई गहरी साजिश थी? और कैसे एक मैसेज ने इस सच का खुलासा किया? ये जानने के लिए चलते हैं इस केस की गहराई में। विनोद भराड़ा का खुद का पानीपत के परमहंस कुटिया में एक कंप्यूटर सेंटर था। उनका उद्देश्य हमेशा से यह रहा कि आईटी से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी अपने पानीपत वासियों तक पहुंचाई जा सके। वह न केवल अपनी फील्ड में बल्कि सोशल वर्क में भी काफी एक्टिव थे। चाहे अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना हो, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना हो, जरूरतमंदों को खाना बांटना हो, या फिर मुश्किल वक्त में अपनी क्षमता से बढ़कर लोगों की मदद करना हो। विनोद भराड़ा का व्यक्तित्व ऐसा था कि समाज में हर कोई उनकी इज्जत करता था। उनकी निजी जिंदगी भी आदर्श थी। अपनी पत्नी निधि के साथ वे एक खुशहाल जीवन जी रहे थे। उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उनका बिजनेस अच्छा चल रहा था और पैसों की भी कोई कमी नहीं थी। भराड़ा परिवार एक आदर्श परिवार माना जाता था। जैसा हम फिल्मों में देखते हैं, परिवार के हर सदस्य के बीच एक मजबूत रिश्ता था। ना कोई आपसी विवाद था और ना ही किसी से रंजिश। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार को किसी की नजर लग गई? विनोद के मर्डर के 2 साल बाद 2024 में पानीपत के एसपी अजीत सिंह शेखावत के पास एक मैसेज आया। ये मैसेज ऑस्ट्रेलिया में रह रहे विनोद भराड़ा के भाई प्रमोद भराड़ा ने भेजा था। प्रमोद ने अपने भाई विनोद की हत्या के पीछे परिवार के किसी सदस्य का हाथ होने का शक जताया और केस को दोबारा जांचने की रिक्वेस्ट की। प्रमोद भराड़ा ने पहले भी पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन पुलिस ने उनकी बातों को कोई अहमियत नहीं दी। इसलिए जब अजीत शेखावत पानीपत में एसपी बनकर आए, तो प्रमोद भराड़ा के दिल में अपने भाई विनोद को इंसाफ दिलाने की उम्मीद जगी। इसका कारण था एसपी अजीत शेखावत की छवि, जो एक ईमानदार, अत्यंत बुद्धिमान और निडर सुपर कॉप की थी। एसपी शेखावत ने तुरंत इस केस से जुड़ी फाइलें मंगवाईं और पूरे मामले को समझना शुरू किया। इस दौरान उन्हें एक ऐसा पहलू नजर आया जो उन्हें खटक गया। हमारे देश में वैसे भी हिट एंड रन मामलों में बहुत भारी सजा का प्रावधान नहीं है। ऐसे में एक्सीडेंट करने वाला ट्रक ड्राइवर देव मामूली सजा काटकर बाहर निकल आता, तो फिर उसने मर्डर क्यों किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि गोली चलाने वाले देव की बंदूक का ट्रिगर असल में किसी और के हाथ में था? ये सोचकर एसपी शेखावत ने सीआई 4 यूनिट के ऑफिसर दीपक कुमार को इस केस की गोपनीय जांच का जिम्मा सौंपा, ताकि इसमें शामिल असली अपराधी को इसकी भनक न लगे। क्राइम केसों की जांच में अपराधी के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है, जैसे व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक। और अक्सर ये तीनों पहलू आपस में जुड़े होते हैं। नए सिरे से शुरू हुई जांच में पुलिस ने देव सुनार के वित्तीय लेन देन, बैंक विवरण और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। इसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। 1. जिस पिकअप ट्रक से विनोद भराड़ा का एक्सीडेंट हुआ था, वह एक्सीडेंट से कुछ दिनों पहले ही खरीदा गया था। 2. देव सुनार के कॉल रिकॉर्ड्स और बैंक ट्रांजैक्शन में एक नाम बार बार आ रहा था, सुमित। देव की कॉल रिकॉर्ड्स में एक अजीब पैटर्न दिखा। एक्सीडेंट और मर्डर की घटनाओं के आसपास के दिनों में देव और सुमित के बीच कई बार लंबी बातचीत हुई थी। जब पुलिस ने सुमित के बारे में पड़ताल शुरू की, तो पता चला कि सुमित एक जिम ट्रेनर था और उसकी सप्लीमेंट्स की एक दुकान थी। हैरानी की बात यह थी कि सुमित ही वह व्यक्ति था जिसने देव सुनार को एक्सीडेंट केस में जमानत दिलवाई थी। पुलिस के लिए यह समझना जरूरी हो गया कि आखिर सुमित का विनोद भराड़ा के मर्डर से क्या संबंध था। इस नए सिरे से शुरू हुई पुलिस जांच ने केस की नई परतों को उजागर करना शुरू कर दिया, जो इतने सालों से दबी हुई थीं। सुमित की व्यक्तिगत जानकारी, बैंक स्टेटमेंट्स और कॉल रिकॉर्ड्स एक ऐसा राज खोलने वाले थे जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। सुमित की कॉल लिस्ट में एक नाम बार बार सामने आ रहा था, जिससे उसकी रोज घंटों बात हुआ करती थी। वही नाम उसके बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में भी मिला, जिससे सुमित के खाते में लाखों रुपये ट्रांसफर किए गए थे। वह नाम था विनोद भराड़ा की पत्नी निधि। देव सुनार, सुमित और निधि, तीनों के तार विनोद के मर्डर से जुड़े हुए थे। इतने सबूत सुमित और निधि से पूछताछ के लिए पर्याप्त थे,
इसीलिए पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। शुरुआत में दोनों ने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन फिर पुलिस ने निधि को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाया जो इस वीडियो की शुरुआत में दिखाया गया था। 15 दिसंबर 2021 की इस सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा था कि जब देव सुनार विनोद के घर में घुसा तब निधि किचन में खाना बना रही थी। उसे देव के आने की खबर पहले से ही थी। यही कारण था कि उसने मेन डोर अंदर से लॉक नहीं किया था। फुटेज में साफ नजर आता है कि जब देव घर में दाखिल होता है तो वह निधि को नमस्ते करता है। दोनों के बीच इशारों में बातचीत होती है। निधि खुद इशारा करके देव को उस कमरे में भेजती है जहां विनोद लेटे हुए आराम कर रहे थे। जैसे ही देव कमरे में दाखिल होता है और विनोद पर हमला करता है, निधि की एक्टिंग शुरू हो जाती है। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए मदद के लिए बाहर भागती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि निधि ने दरवाजा खोलने की ज्यादा कोशिश भी नहीं की। यह सारा खेल पहले से निधि द्वारा रचा गया था। इस सीसीटीवी फुटेज ने 2.5 साल पुराने केस में नई जान डाल दी। लेकिन सवाल उठता है, पुलिस ने यह फुटेज पहले क्यों नहीं देखा? इसका जवाब है जांच कर रही पुलिस टीम की आधी अधूरी जांच। उन्होंने कभी इस केस की तह तक जाने की कोशिश नहीं की और मान लिया कि यह एक्सीडेंट से जुड़ा बदले का मामला है। जब यह फुटेज निधि के सामने रखी गई तो उसने बातें इधर उधर घुमाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं जब पुलिस अपने पर आती है तो मुर्दे भी बोलने लगते हैं। यहां से पूरी कहानी सबके सामने आ गई। विनोद और निधि के बीच के रिश्ते हमेशा से आदर्श माने जाते थे। दोनों के बीच का प्यार और बंधन पूरे परिवार में मशहूर था। विनोद के लिए निधि उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। दोनों के बीच कभी झगड़ा या अनबन नहीं हुई थी। निधि का विनोद की फैमिली से भी अच्छा संबंध था, चाहे पूजा पाठ हो, त्योहार हो या फैमिली टाइम। निधि हर पहलू में विनोद का साथ देती थी, यहां तक कि विनोद की लंबी उम्र के लिए व्रत तक रखती थी। परिवार का हर सदस्य निधि को प्यार और सम्मान देता था। वह न केवल एक आदर्श गृहिणी थी, बल्कि एक आदर्श बहू और मां भी थी। उनके बच्चे अच्छे संस्कारों में पल बढ़ रहे थे। बिजनेस भी अच्छा चल रहा था, जिससे घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। निधि की शादीशुदा जिंदगी में वह सब कुछ था जो एक लड़की सपने में देखती है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्या हुआ जिसके चलते निधि ने अपने ही पति का मर्डर करवा दिया। अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए निधि ने जिम ज्वाइन किया। इस फैसले का विनोद ने भी समर्थन किया। वहीं जिम में उसकी मुलाकात सुमित से हुई, जो वहां पर्सनल ट्रेनर था। सुमित निधि को पर्सनल ट्रेनिंग देने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। कुछ समय बाद उनका अफेयर शुरू हो गया। सुमित को यह पता था कि निधि शादीशुदा है, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ निधि के पैसों और संपत्ति पर थी। निधि अक्सर जिम के अलावा भी फोन पर सुमित से घंटों बातें करती। जब विनोद घर आने वाला होता तो वह कॉल्स की हिस्ट्री डिलीट कर देती। एक बार विनोद ने निधि के फोन में यह नोटिस किया। रोज कॉल हिस्ट्री डिलीट करना उसे संदिग्ध लगा। विनोद के दिमाग में शक तो बैठ गया, लेकिन उसने इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। शायद वह बच्चों की खातिर निधि को गलती सुधारने का मौका देना चाहते थे, पर निधि ने सुमित और अपने परिवार के बीच सुमित को चुना। विनोद उसके रास्ते का वह रोड़ा बन चुका था जिसे हटाना निधि ने ठान लिया। साथ ही विनोद के मरने के बाद उसे इंश्योरेंस क्लेम से मोटी रकम मिलने वाली थी। सितंबर 2021 में निधि और सुमित ने देव सुनार उर्फ दीपक को विनोद के मर्डर की सुपारी दी। योजना थी विनोद की मौत को हिट एंड रन एक्सीडेंट दिखाने की। निधि ने देव को 5 लाख रुपए देने और केस की पूरी कानूनी फीस का खर्च उठाने का वादा किया। साथ ही उसने वह पिकअप ट्रक खरीदकर देव को दिया जिससे विनोद का एक्सीडेंट होना था। उसकी ईएमआई भी निधि ही भर रही थी। 5 अक्टूबर 2021 को देव ने विनोद को ट्रक से टक्कर मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से विनोद बच गए। इस विफलता के बाद 15 दिसंबर 2021 को निधि और सुमित ने एक और साजिश रची। इस बार देव विनोद के घर जाकर केस सुलझाने की बात करेगा और मौके पर उसे गोली मार देगा। जैसा कि आपको पता है, यह योजना सफल रही। विनोद के मर्डर के बाद
निधि ने अपने ससुराल का घर छोड़ दिया। उसने ये बहाना बनाया कि यह घर उसे विनोद की याद दिलाता है। वह अपने बच्चों और ससुर के साथ एक नई जगह पर शिफ्ट हो गई। असल में नई जगह इसलिए चुनी गई थी ताकि वह सुमित को आराम से बुला सके और उन पर किसी को शक न हो। इसी दौरान निधि ने विनोद के इंश्योरेंस का पैसा हड़प लिया। इसके अलावा उसने धीरे धीरे अपने ससुर के बैंक अकाउंट को भी खाली करना शुरू कर दिया। यह कहानी एक हंसते खेलते परिवार की तबाही और विश्वासघात की है, जहां एक पत्नी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं और वासना के चलते अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दिया। निधि, जिसने अपने पति विनोद की हत्या की साजिश रची थी, अपने बच्चों और ससुर को विनोद के भाई प्रमोद भराड़ा के पास ऑस्ट्रेलिया भेज चुकी थी। वह अब अपनी नई आजादी की जिंदगी जी रही थी, जो उसने अपने पति का जीवन छीनकर और अपना कैरेक्टर बेचकर खरीदी थी। विनोद की मौत के कुछ महीनों बाद निधि अपने बॉयफ्रेंड सुमित के साथ मनाली घूमने गई। प्रमोद भराड़ा, जो ऑस्ट्रेलिया में थे, को अपने सोर्सेस के जरिए इन सब बातों की खबर मिल रही थी। प्रमोद को पहले से निधि के चाल चलन पर शक था, लेकिन यकीन तब पक्का हुआ जब मार्च 2024 में विनोद मर्डर केस की मुख्य गवाह निधि कोर्ट में अपने पति के कातिल देव सुनार को पहचानने से मुक्कर गई। प्रमोद ने पानीपत पुलिस से कई बार मदद मांगी, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। हालात तब बदले जब आईपीएस अजीत सिंह शेखावत ने पानीपत के एसपी का पदभार संभाला। उनकी ईमानदार और तेज तर्रार छवि देखकर प्रमोद ने एक बार फिर इंसाफ की उम्मीद जताई। एसपी अजीत शेखावत ने केस की जांच दोबारा शुरू की और पहले की पुलिस टीम की लापरवाही की जांच बैठाई। उन्होंने प्रमोद की बात को गंभीरता से लिया और केस को नए सिरे से खंगाला। यह कहानी केवल अपराध का विवरण नहीं है, बल्कि इसे बताने का उद्देश्य समाज को सचेत करना और जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम जल्द ही एक नई और सच्ची कहानी के साथ वापस आएंगे। जय हिंद।